अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वजिया ज़ैनब। वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को देखा था, ठीक है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो वाटर की लाइसेस होती है और कौन से फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, और उस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, कौन कौन से फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन से पिगमेंट जो हैं कौन सी जो लाइट की वेवलेंथ है उसको एफिशिएंटली क्या करते हैं, एब्जर्व करते हैं, और किस तरह से जो लाइट्स हैं वो एब्जर्व होती हैं और किस वेवलेंथ पे मतलब वो अपने फोटोसेंसिस को है वो एफिशिएंटली परफॉर्म, मतलब वहाँ पे उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, एफिशिएंटली होती है, और कौन कौन सी लाइट्स होती हैं जो इफेक्टिव होती है, कौन सी लाइट होती है ऑब्जर्व होती है, कौन सी रिफ्लेक्ट होती है, हमने ये सारा देखा। और इसके अलावा लाइट रिएक्शन में वाटर का, लाइट का और जो कार्बन डाइऑक्साइड उनका क्या अपना रोल है वो सारे देखे। और जो हमने देखा कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन होती है, कौन कौन से पिगमेंट्स कितनी लाइट ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी वेवलेंथ पे करते हैं, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम देखा। उसके बाद हमने एक्शन स्पेक्ट्रम को भी स्टडी किया। तो पिछली वीडियो में जो हमने लाइट रिएक्शन डिस्कस कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की जब हम बात करते हैं तो हम पहले बहुत सारे, आप मैट्रिक में भी ये पढ़ चुके होंगे कि केल्विन साइकिल का जो नेम है केल्विन साइकिल, वो उसके साइंटिस्ट जिसने उसको डिस्कवर किया था, ही वॉज द बायोकेमिस्ट, बेस्ट बायोकेमिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि केल्विन जो प्लांट्स के अंदर ये साइकिल को स्टडी किया था, इसकी उनकी नेम पे इसको जो नेम है वो केल्विन साइकिल दे गया, ठीक है। इसके अलावा हम इसका अगर नेम देखें तो इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं और केल्विन बेंसन बेसहैम साइकिल भी बोला जाता है, CBB साइकिल भी, ठीक है। इसके अलावा इसको हम C3 का भी नाम देते हैं, ठीक है, C3 पाथवे। अब हम देखते हैं कि जब हम केल्विन साइकिल को स्टडी करते हैं तो केल्विन साइकिल क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इस साइकिल के लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, जिस तरह से ATP और NADP है वो केल्विन साइकिल में हमें ज़रूरत होते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहे होते हैं, फ्रॉम द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। वहाँ से ATP और NADP आएगा, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो केल्विन साइकिल है इसमें वो वाली जो ATP और NADP यूज़ होंगे। सबसे पहले अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो केल्विन साइकिल के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन एंड तीसरा है रीजनरेशन ऑफ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन फिक्सेशन से, ठीक है। इसकी थ्योरी बाद में हम देखेंगे, पहले हम देख लें कि केल्विन साइकिल ये होता कैसा है और इन तीनों स्टेप्स में किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें फिक्स होना है इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनऑर्गेनिक है, इसमें आगे फिक्स होना, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन में किस तरह से फिक्सेशन होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो आके रिएक्ट करते हैं रिबुलोस फॉस्फेट से, ठीक है। अब रिबुलोस फॉस्फेट से वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में फिक्स होंगे, द एंजाइम विल द रिबुलोस कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये दो एंजाइम हमारे पास। तो पहले स्टेप में फिक्सेशन में क्या होगा कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे रिबुलोस फॉस्फेट से, ठीक है। वो फॉस्फेट से होंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे ओरिजिनल केल्विन साइकिल के अंदर जितने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे जो है बनाएंगे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, PGA। यहाँ का इसका क्या मतलब है कि हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट के। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने लाइट हमारे पास था लाइट रिएक्शन, वहाँ से जो ATP6 जनरेट हुए थे वो यहाँ पे यूज़ होंगे, और अपना यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो किस में अपने कर देंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोग्लाइसरेट है इसमें जब 6 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो ये बना देगा हमारे पास 1,6 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरेट। जब इसमें हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो फ्रॉम ATP से ADP में जाएंगे फॉस्फोग्लाइसरेट में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रिडक्शन का प्रोसेस। फिक्सेशन में हमारे पास क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिबुलोस फॉस्फेट के साथ क्या हुई, अटैच हुई, और हमारे पास मॉलिक्यूल बनाया फॉस्फोग्लाइसरेट। उसके बाद जो हमारे पास ATP इसके साथ हुई है, वहाँ से फॉस्फेट अटैच हुए हैं इसके साथ, उसने रिबुलोस फॉस्फेट को बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया। उसको ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन का, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास NADP था
वहाँ से जो हमारे पास 1,6 बिसफॉस्फेट है उससे हमारे पास NADP से हाइड्रोजन लेगा और उसको क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉस्फोग्लाइसरेट के। ठीक है, ग्लाइसर एल्डिहाइड के। ठीक है, ये है हमारे पास फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। यहाँ पे जो NADPH उसने रिड्यूस किया 1,6 बिसफॉस्फेट को, उसने कन्वर्ट कर दिया 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट, और यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप्स है, ठीक है, वो भी अटैच हुए। ठीक है, साथ में वो भी रिलीज हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के। जब भी जो कार्बन डाइऑक्साइड ना, मतलब यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं, इस वजह से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होता है ना फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड का, वो जाता है केल्विन साइकिल से रिलीज होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए 2 हमारे पे चाहिए होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड, लेकिन एक केल्विन साइकिल में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जिसका मतलब क्या है कि केल्विन साइकिल 2 दफ़ा ये रिपीट होगा तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनने के लिए हमें 2 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, लेकिन केल्विन साइकिल में ड्यूरिंग 1 केल्विन साइकिल एक ही रिलीज होता है। इस वजह से ये पूरा साइकिल जो है ये 2 दफ़ा रिपीट होगा, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड होंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो रिलीज हो गया, लेकिन जो पीछे 5 हमारे पास हैं फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, अब यहाँ से दोबारा हमारे पास जो ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, 3 ATP, और रीजनरेट करेंगे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हमारे पास क्या था, फॉस्फोरिबुलोस फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाले जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये दोबारा से आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे, और इन मॉलिक्यूल से हमें पास मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास रिबुलोस फॉस्फेट के। पहले फॉस्फेट बनेगा, फिर उसमें हमारे पास जो ATP के हैं वो फॉस्फेट्स लगेंगे, 3 ATP यूज होंगे, फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे, तो वो पहले यहाँ पे पहले रिबुलोस फॉस्फेट बनता है, फिर ATP के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच करवाएंगे, तो हमारे पास जो बनेगा मॉलिक्यूल वो बनेगा रिबुलोस बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से जो केल्विन साइकिल है उसमें पहले जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, फिर उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बाद फिर हमारे पास एक बनता है फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर वो क्या बनता है बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, जो ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर वो दोबारा से रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर थ्रू NADPH बनाता है हमारे पास फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इस साइकिल से रिलीज होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन हमें 2 चाहिए होते हैं। इस वजह से जो केल्विन साइकिल है पूरा वो 2 दफ़ा रिपीट होगा, तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। उसके अलावा जो बाकी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इसमें बच जाते हैं, ठीक है, वो सारे दोबारा से आपस में इंटरकन्वर्जन करते हैं, ATP यूज़ होती है यहाँ पे भी दोबारा से, और फिर हमारे पास जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है रिबुलोस बिसफॉस्फेट उसको रीजनरेट करते हैं, ताकि जो अगले कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो दोबारा फिक्स करे और ये साइकिल पूरा कंटिन्यूस रहे। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास के एक तो ये था कि कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 2 चाहिए होते हैं, तो केल्विन साइकिल कितने दफ़ा रिपीट होगा, 2। उसके अलावा जो केल्विन साइकिल है उसके अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 1 साइकिल में फिक्स होते हैं, द नंबर विल बी 3। ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, और हमारे पास क्या बनाते हैं 1 ग्लाइसर एल्डिहाइड, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या होता है कि पूरे केल्विन साइकिल को 2 दफ़ा रिपीट होना पड़ता है, तो वो बनाता है हमारे पास फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, और फिर वो देन हम जो पढ़ेंगे कि जिस तरह से ग्लूकोज हमारी बनती है। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास क्या है केल्विन साइकिल है, इसके अंदर साइकिल और इसकी ये जो देखी हमने एक्सप्लेनेशन, आगे जो इसकी हम थ्योरेटिकल है कि हम इनके जो फिक्सेशन है, रिडक्शन है एंड रीजनरेशन है, उनमें आप किस तरह की थ्योरी लिख सकते हैं वो देखते हैं। रिबुलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है, इसने क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है और फिर उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और देन वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है इंटू रिबुलोस बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो रिबुलोस बिसफॉस्फेट वो लिख सकते हैं, वो उसका एक्सेप्टर है। जो एंजाइम यूज होता है मैंने आपको बताया था, इट विल बी द रिबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं कार्बन के, जो कि अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बाद में टूट के हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है,
तो इस वजह से यहाँ पे जो पहला हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनता है फिक्सेशन में, वो हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट है, ठीक है, जो आगे पूरा फर्दर साइकिल में यूज़ होता है। सेकेंड जो हमारे पास है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल थे फॉस्फोग्लाइसरेट के, उससे हमारे पास जो ATP है वो उससे फॉस्फेट ग्रुप उसमें हम ऐड करते हैं, जो हमारे पास बिसफॉस्फेट बनते हैं, ठीक है। उससे फिर हमारे पास जो NADPH है तो उससे रिडक्शन होती है, और एंड पे हमारे पास जो रिडक्शन का एंड हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है। वहाँ से फिर हमारे जो 5 मॉलिक्यूल्स है वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, और एक जो मॉलिक्यूल होता है वो केल्विन साइकिल से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो हम इसकी अगर आप वर्डिंग लिखना चाहें, थीरी लिखना चाहें, तो आप इसमें ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो हम देखें तो वो हमारे पास रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल चल रहा है तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे उसको एक एक्सेप्टर था रिबुलस बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो इस साइकिल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को आगे फिक्स करना है, तो वो उसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसके अगर आप थ्री में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब हमारे 5 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो वाले फिर दोबारा से क्या करते हैं, उसमें ATP के जो हैं वो यूज़ होती है, फॉस्फेट ग्रुप रखते हैं, पूरा साइकिल चलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एंड पे जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर होता है रिबुलस बिसफॉस्फेट, वो क्या करता है, रीजनरेट किया जाता है, ताकि वो जो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले हैं उनके साथ दोबारा से उनको एक्सेप्ट करे और इसी तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाए, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होता रहे, और ग्लाइसर एल्डिहाइड जो है वो इस केल्विन साइकिल से रिलीज हो, ताकि वो जाके आगे क्या बनाए, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके लिए सारे जो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है, ये सारे रिएक्शंस होंगे किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। एंड पे हम देखते हैं कि हमने 2 रिएक्शंस पढ़े पिछले वीडियो लेक्चर में, हमने लाइट रिएक्शन को देखा था, और इसमें हमने केल्विन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, C3 पाथवे बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, उनमें हम क्या देख लेते हैं डिफरेंसेस। तो लाइट रिएक्शन के देखें तो इसके लिए हमारे पास क्या है, लाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि ये इसकी सनलाइट का होना इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है, और इसको हम बायो केमिकल फेज बोलते हैं। उसके अलावा इनकी जो अक्यूरेंस है, हमने शुरू के पहले लेक्चर में ही देखा था कि लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे थाइलाइड वहाँ पे ग्रेना में हो रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा प्लेस में हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइट रिएक्शन, ठीक है, NADPH, यहाँ पे हाइड्रोजन आइड बना के हमारे पास NADPH बनाता है, लेकिन अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है NADPH का, वो कंबाइन करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे वो यूज़ होता है डार्क रिएक्शन में, लेकिन लाइट रिएक्शन में ये बन रहे होते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ATP और NADPH हैं, और ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ATP और NADPH, ठीक है, ये दोबारा से डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं, और यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ग्लाइसर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं वो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बन रहे होते हैं। उसके बाद हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे फोटोलाइसिस होती है हमारे पास फोटोसिस्टम 2 में, और अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई फोटोलाइसिस नहीं होती, क्योंकि इसको लाइट ही नहीं चाहिए। इसका जो सारा हमारे पास प्रोसेस है डार्क रिएक्शन का, वो क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए इसको लाइट नहीं चाहिए। बस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिक्स होता है, जो हमने पूरा साइकिल पढ़ा है, जिसके अंदर 3 हमारे पास स्टेप्स होते हैं, फिक्सेशन की, रिडक्शन की, और दोबारा से रीजनरेशन की, उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने लाइट जो केल्विन साइकिल है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसको डिस्कस किया था, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो अगले जो आपका जो चैप्टर है इसमें हम एनारोबिक और जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के टॉपिक्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे।